जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ये वीडियो आप ओ लेवल के पेपर 2 के लिए, जिसको हम पेपर रीडिंग पेपर भी कहते हैं, उसके लिए आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मतलब इट कैन हेल्प यू अ लॉट फॉर solving the questions like how to find meanings and effect. Then as far as passage for reading for ideas, you need to find out content points and then collect these content points, and from those content points you need to write a summary. So this video is going to help you a lot. And we also discuss fact, opinion, and vocabulary as well. So this video will provide you a practice test as well, and if you watch it completely, it's going to help you solve the paper reading paper. Okay, so we are going to talk about the meaning and effects, and then we'll talk about content and content point, summary, facts, opinion, and vocabulary. So let's get started. Here is the first paragraph. It's taken from one paragraph, and this paragraph wants you to find out one fact from this passage. As far as fact is concerned, you must understand that, sorry, fact and opinion. He can also give you anything, can ask you to find out fact or opinion. So as far as fact is considered, it is in the sentence, आपके सामने कोई सेंटेंस, सपोज दिस इज द सेंटेंस, मान लें कि ये सेंटेंस है, सपोज कर लें ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपको राइटर क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करता है। वो इंफॉर्मेशन या तो फैक्ट होती है, ऐसा फैक्ट होता है कि उसको डिनाई नहीं कर सकते, या इसके अंदर वो आपको एक ओपिनियन जो है वो सेंड करता है, और ये ओपिनियन उसका अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। यू कैन कंट्राडिक्ट टू दैट ओपिनियन, हो सकता है कि वो आपकी की ओपिनियन ना हो, लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना ओपिनियन को, जिसको हम सजेशन कहते हैं। सजेशन से फिर उसकी जो डाउट्स हैं, डाउट्स, सजेशन, ऑर्डर आर नॉट ओपिनियन। मैंने आपको एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मैं कहूं कि यार बाहर का मौसम बहुत गर्म है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इट, अ फैक्ट और ओपिनियन? अब एक कईयों के लिए फैक्ट होगा, कहीं के लिए ओपिनियन होगा। अब इससे कंफ्यूजन हो रही। देखें, मैं कहता हूं कि बाहर का मौसम गर्म है, ठीक है। हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी होगा कि यार मुझे ये तो गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है ना। कमरे का टेम्परेचर मुझे मेरे लिए सूटेबल है, वो मेरे लिए सूटेबल है, आपके लिए नहीं सूटेबल। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ये जितना भी है, तो इसके ऊपर आप जो है ना वो डिनाई नहीं कर सकते, तो ये फैक्ट होगा। अगर मैं कहता हूं कि गाड़ियों में एक होंडा गाड़ी भी है, तो ये एक फैक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं कहूं कि मुझे होंडा कार अच्छी लगती है, तो ये मेरा क्या होगा, ओपिनियन होगा। आप सबको होंडा कार ले लेनी चाहिए, ये सजेशन है, ओपिनियन नहीं है, रिमेंबर इट। मैं आपको कहता हूं, आपको होंडा का आप होंडा कार ले लें, खरीदें, ये मेरा ऑर्डर है, ओपिनियन नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड इट, ठीक है। आई होप सो यू गॉट दैट पॉइंट। यही समझे में रखते हैं। यहाँ वो लिखता है कि एलिफेंट्स आर मैग्निफिसेंट क्रिएचर। अब वो क्रिएचर है, बिल्कुल ठीक है, एलिफेंट्स आर क्रिएचर, फैक्ट। लेकिन ये कैसी क्रिएचर है, ये मैग्निफिसेंट है, ये ओपिनियन हो गया राइटर का। इस तरह से द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ, ये बिल्कुल उसका ओपिनियन, ये फैक्ट बता रहा है। और अगर वो लार्जेस्ट नहीं है तो लार्जर जरूर है, ठीक है ना। वो चाहे लार्जर कह ले या ये तो उसका, आप वो फैक्चुअल किस्म का एरर है ना, कि आप कहते हैं नहीं नहीं गलत कह गया है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो भाई उसकी फैक्ट फिगर्स गलत है ना, उसका ओपिनियन नहीं है। ये ओपिनियन है, ये फैक्ट है, लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ, ठीक है। एंड आर फाउंड इन सब सारण अफ्रीकन, अब देखो ना, सारण अफ्रीका में पाए जाते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री दे वर यूज एज द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखें वर यूज, उनको ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स एंड एम्परर्स वगैरह वगैरह। यहाँ देखें, दे वर इंडिविजुअल इन, दे आर इनवैल्यूएबल इन वॉरफेयर। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि सर ये इनवैल्यूएबल भी तो एडजेक्टिव है, तो क्या ये उसका ओपिनियन है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कहता है दे वर इनवैल्यूएबल इन वॉरफेयर इन मैनी एंशियंट सिविलाइजेशन। बहुत सी एंशियंट सिविलाइजेशन के अंदर वो वाकई बड़े वैल्यूएबल थे, वॉरफेयर के अंदर यूज होते थे। तो सच एज दोज ऑफ, जैसे इंडिया और चाइना में हुआ, तो मेल एलिफेंट्स वर यूज टू चार्ज अगेंस्ट द एनिमी, व्हाइल अदर फीमेल काउंटर पार्ट्स कैरिड प्रोविजन सच एज फूड और वेपन। ऐसा ही होता था, ठीक है। अब देखिए, रोमन सोल्जर्स वर रिकॉर्डेड एज बीइंग टेरिफाइड। तो क्या ये बीइंग टेरिफाइड क्या कह सकता हूँ, मेरा ओपिनियन है? बिल्कुल भी नहीं है। पैसिव कंस्ट्रक्शन याद रखिएगा, कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। पैसिव कंस्ट्रक्शन यूजली जो है वो ओपिनियन नहीं होते।
ठीक है। इस तरह से व्हेन दे फर्स्ट सॉ दीज ह्यूज बी, अब देखिए ना, दे सॉ दीज ह्यूज बीस एडवांसिंग। अब क्या ये ह्यूज बीस जो है, क्या उसका ओपिनियन है? बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा दे फर्स्ट, ये उन्होंने देखा कि वो बड़े बड़े थे। ठीक है ना, तो ये राइटर की बात नहीं कर रहा। ये आपने देखे, समझने हैं टेक्निकल बातों को आप, ये बड़ी वैल्यूएबल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको बड़ी वैल्यूएबल चीजें बता रहा हूँ, ये ओपिनियन है, क्योंकि हो सकता है आप कहें सर ये वैल्यूएबल कोई भी नहीं है। सही है ना। अच्छा, इस तरह से आप कहते हैं नो, यहाँ लिखा हुआ है हैनिबल, नॉर वर एलिफेंट्स कन्फाइंड टू एंशिएंट वॉरफेयर। अब ये जो है ना, नॉर वर एलिफेंट, ना के एलिफेंट को कन्फाइन किया गया। ठीक है, एज दे हैड अ पार्ट ऑफ प्ले इन मॉडर्न वेयर्स दे कुड कोप। अब देखें, दे कुड कूप विद माउंटेनियस डेयर। अब देखिए कुड का वर्ड आ गया, वो ये काम कर सकते थे। ठीक है ना, दे कुड, एबिलिटी की बात कर रहा है कि ओपिनियन नहीं है ये वाला। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर एक ही ओपिनियन था, एलिफेंट्स आर मैग्निफिसेंट क्रिएचर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम एक और पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ नंबर 3 है, इसको हम फोकस करते हैं। बिकॉज द आइवरी ऑफ विच एलिफेंट टस्क आर मेड इज रियली ब्यूटिफुल। टस्क्स आर मेड इज रियली, देखिए ये है इज रियली ब्यूटिफुल। व्हाट इज ब्यूटिफुल? टस्क्स, टस्क्स आर रियली ब्यूटीफुल। टस्क जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हाथी के जो दांत होते हैं वो बहुत खूबसूरत है। ऑब्वियसली ये उसका टिपिकल एक ओपिनियन है ना, ये फैक्ट है। क्योंकि कोई आदमी कह सकता है कि यार मुझे तो ये पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं। तो जैसे ही कोई आदमी उसको कंट्राडिक्ट कर सकता है ओपिनियन के लिहाज से, तो वो आपका ओपिनियन होगा। It has for centuries even a much sought after commodity used in ancient times to make valuable works वगैरह वगैरह। यहाँ देखिए, during drought elephants dig for water and thus produce water for other animals। अब ये क्या है? ये फैक्ट है कि वो ऐसे करते रहे। इसके ऊपर आप जो है ना, इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, हिस्ट्री किताबें देखें तो पता चलेगा ऐसा ही होगा। अच्छा, फिर एलिफेंट्स आर डिस्क्राइब्ड एज की स्टोन स्पीशीज। अच्छा, ये देखिए पैसिव वॉइस में कि एलिफेंट जो है वो ऐसे डिस्क्राइब किए जाते हैं, मैंने डिस्क्राइब करा, इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है। इट इज जब सेड दैट कहेगा तो वो दूसरे की बात कर रहा है, अपनी बात तो कर ही नहीं रहा। ओपिनियन सिर्फ उसकी अपनी बात होगी। ठीक है, समझ लेना बात को। चले, इस अंदाज से हमारा ये आंसर होगा कि बिकॉज द आइवरी ऑफ व्हिच एलिफेंट टस्क आर मेड इज ब्यूटीफुल। असल जो है ना वो ओपिनियन ये ब्यूटीफुल है। और व्हाट इज ब्यूटीफुल? ये टस्क आर मेड, यानी टस्क आर मेड, यानी ये टस्क जो है ना, टस और जो है ना ब्यूटीफुल, ये इसकी मेन चीजें हैं। लेकिन बेहतर है कि आप ये पूरा सेंटेंस लिख दें, तो उसके अंदर आप ये इस अंदाज से लिख सकते हैं। इस तरह से एक और पैराग्राफ है, नंबर 6 पैराग्राफ है, इसको जल्दी पढ़ते हैं ताकि आपका टाइम भी कीमती है ना। मतलब आप टिकटॉकर के आदी हैं, तो आप इतनी लंबी वीडियो आप देखने के कम जो है ना वो मुतहम्मल ही नहीं हो सकते। लेकिन भाई पेपर है आपका, एक एक चीज को देखिए, सुकून से देखिए, आपको समझ में लग जाएगा। बिकॉज ऑफ कंसर्न अबाउट द plight ऑफ एलिफेंट्स वेरेवर। अच्छा देखिए, दे हैव बीन क्लासिफाइड एज थ्रेटेड। अब मैंने कहा कि क्या ये ओपिनियन है कि दे हैव बीन क्लासिफाइड एज थ्रेटेंड, उनको थ्रेटेंड समझा जाता है। भाई वो राइटर तो नहीं कह रहा ना, तो वो तो गुंजाइश निकाल गया कि दे हैव बीन क्लासिफाइड एज, उनको ऐसे क्लासिफाइड किया गया है। राइटर ने नहीं किया इसको। एंड इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एन एंडेंजर्ड स्पीशीज एज द आइवरी ट्रेड इज ऑफन परसीव्ड, जैसा कि आइवरी ट्रेड को परसीव्ड किया जाता है एज बीइंग क्रूअल एंड बारबेरिक। अब देखिए, इसको क्रूअल और बारबेरिक समझा जाता है, समझा जाता है, लोग समझते हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ये राइटर की ओपिनियन नहीं है ये वाली। अंडरस्टैंड दिस कि राइटर की ओपिनियन कहाँ पे जा रही होती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखें, टाइम्स स्क्वेयर बाय कंजर्वेशनिस्ट टू सेंड अ मैसेज दैट इलीगल आइवरी ट्रेड शुड नॉट बी टॉलरेटेड। अब कहता है जो इलीगल आइवरी ट्रेड है ना, वो टॉलरेट नहीं की जानी चाहिए। ये क्या चीज है? सजेशन है। और सजेशन क्या किस दे रहे हैं? कंजर्वेटिव्स दे रहे हैं। अगेन ये आपका ओपिनियन नहीं है, राइटर का ओपिनियन नहीं है। आर यू गेटिंग पॉइंट? अच्छा जी, कीपिंग एलिफेंट इज, अच्छा वो कहता है, ये फुल स्टॉप के ऊपर नई बात आ रही, कीपिंग एलिफेंट्स इन कैप्टिविटी is obviously cruel and therefore many zoos and circus refuse to display them। ये किसने किया? ये जूस ने डिस्प्ले किया, जो रिफ्यूज किया। लेकिन जब ये जो बात कही है उसने, कीपिंग एलिफेंट इन कैप्टिविटी इज ऑब्वियसली क्रूअल, ये इससे पहले देखें आपको नजर आ रहा है कि ये राइटर की अपनी कही हुई बात, और उसके ऊपर पे उसने कहा कि देखें ऐसा भी हो रहा है। तो ये आपका जो है ओपिनियन होगा। ठीक है, तो कीपिंग एलिफेंट इन कैप्टिविटी इज ऑब्वियसली क्रूअल। अब यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है, समझ रहे हैं आप, इंशाल्लाह ये चीजें आप बेहतर लगेंगी। ठीक है, अच्छा जल्दी जल्दी से हम करते हैं वोकैब्युलरी का क्वेश्चन। वोकैब्युलरी के क्वेश्चन में क्या होता है? वर्ड है इरिटेटेड। अब इरिटेटेड इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस। वो कौन से ऑप्शन देगा? सैड, सोर, वरिड, अनॉयड। एक नंबर का क्वेश्चन होगा कि इरिटेटेड क्या सैड होता है? इरिटेटेड सैड नहीं होता।
सोर जो है ना वो मूड खराब होना पॉसिबल है क्यों, लेकिन वैसे सोर का मतलब जख्मी होता है या वो खराब होने को कहते हैं। ये इरिटेटेड वर्ड परेशान होने को कहते हैं, और अनॉयड जो है ना वो इरिटेटेड से मिलता जुलता वर्ड है। तो अब जब कॉन्टेक्सुअल की बात आती है तो अपने सेंटेंस जरूर पढ़ना है। शी वॉज सोर, शी वॉज सैड, शी वॉज वरिड, शी वॉज अनॉयड, सारे फिट हो रहे हैं। लेकिन जब पूरा सेंटेंस पढ़े, शी वॉज सैड टू फाइंड दैट टी बैग्स हैड बीन शिफ्टेड, नो डाउट जेम्स हर ब्रदर, ठीक है। और शी वॉज सोर टू फाइंड दैट, शी वॉज वरिड टू फाइंड दैट टी हैज शिफ्टेड, नो डाउट जेम्स हर ब्रदर, ठीक है, जेम्स ने किया होगा। यार इस लिहाज से तो ये सारे ही बातें ठीक बन रही हैं, लेकिन ये एक सिंपल सेंटेंस आपको कॉन्टेक्सचुअल के मानों में हेल्प नहीं कर सकता। इसका आंसर क्या होगा, जब तक आप इसको पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये शी जो है वो इरिटेट हुई है, तंग हुई है। जब इरिटेट हुई है तो किस सेंस में हुई है, वो अनॉयड के सेंस में हुई है, ठीक है। तो वो जरी बात है, पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। इस तरह से अनरिमार्केबल, अनरिमार्केबल का क्या मीनिंग है, नोटिसेबल, नॉर्मल, विजिबल, परफेक्ट। अब जो अनरिमार्केबल होता है ना वो अननोटिसेबल होगा, नोटिसेबल नहीं होगा। ये तो यहीं से गलत हो गया। अनरिमार्केबल नॉर्मल हो सकता है, विजिबल नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास ऑप्शन कौन सी बच गई, अनरिमार्केबल नॉर्मल हो सकता है और विजिबल नहीं हो सकता, परफेक्ट भी नहीं तो होता ही नॉर्म, मतलब और कुछ चीज बन ही नहीं रही यहाँ पे। बाजू तो बड़ा आसान हो गया ना। अब द लिविंग रूम बोर द साइन ऑफ फॉर्मेलिटी लाइफ एंड इट वाज कंप्लीटली अनरिमार्केबल। कि जो लिविंग रूम है ना वो साइन ऑफ फैमिली लाइफ थी एंड इट वाज कंप्लीटली अनरिमार्केबल, और वो बहुत नोटिसेबल थी। अगर आप कहें हाँ बिल्कुल नोटिसेबल बनती है, लेकिन नोटिसेबल का रियल मीनिंग अनरिमार्केबल है ही नहीं। रिमार्केबल होता तो नोटिसेबल होता, ठीक है ना। तो ये भी तो सेंस लगानी ना। आपने जब वोकैबुलरी का क्वेश्चन करना है तो मेरे बच्चों ये बात ज़हन में रखनी है, एक मीनिंग और एक कॉन्टेक्स्ट। भाई मीनिंग ही नहीं फिट हो रहा होगा तो आप कॉन्टेक्स्ट को कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज आपने मीनिंग देखनी है कि क्या डिक्शनरी मीनिंग ठीक है, फिर आपने कॉन्टेक्स्ट चेक करना है कि क्या उसका कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। तो इस लिहाज से जो है ना वो अगर पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार यहाँ पे इसका क्या आंसर आना चाहिए। इसमें से पीक जो है वो अपस्टेयर्स एंड स्टॉप ब्रीफली टू पीक इनटू बाथरूम। अब कहता है कि आप ऊपर गई, शी स्टॉप, रुकी ब्रीफली थोड़ी देर के लिए, टू पीक इनटू द बाथरूम, बाथरूम में भी उसने थोड़ी देर के लिए झांका। अब ये जो झांका है पीक, क्या ये लुक क्विकली है, लुक क्लोजली है, लुक ईगरली है, या लुक क्यूरियसली है, ठीक है। तो अब इसका क्या आंसर होगा, लुक क्विकली पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शी स्टॉप ब्रीफली। लुक क्लोजली तो गौर से देखने को कहते हैं, तो पीक का असल मतलब छाती मारना होता है, इसमें गौर से नहीं देखते हैं। ये पहले के मीनिंग पे आ रहा है, पीक है, पियर है, और वो पीक का बू हो जैसे छाती मारते हैं ज्यादा खोल के। इस तरह से लुक ईगरली पॉसिबल नहीं होगा, क्यूरियसली भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा इसके लिए। इस तरह से सरप्चसली, सरप्चसली एमा ग्लैंस्ड एट हिज शूज टू चेक फॉर मड। अब अगर आपको सरप्चसली का मीनिंग ही नहीं आ रहा तो कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझ लगेगी, ये तो पहली बात है कि आपको मीनिंग आना चाहिए। तो क्या सरप्चसली क्वाइटली है, एमा ग्लांस्ड एट हिज शूज टू चेक, क्वाइटली एमा ग्लांस्ड एट हिज शूज, सीरियसली एमा ग्लांस्ड एट हिज, सीक्रेटली, थॉटफुली, सारे फिट बैठ रहे हैं अगर आप यहाँ पे लिखें। जब तक आपको इससे पहले आगे वाली लाइनों को आप देखेंगे कि इसमें क्या चीज चल रही है तो आपको आइडिया होगा कि यार ये जो है ना वो एमा ने किस अंदाज से अपने जूतों की तरफ देखा था। इस तरह से जो डिराइजन है, डिराइजन का मतलब झाड़ झपाड़ होता है, अगेन इसका मीनिंग आना चाहिए। जेम्स रिस्पोंडेड विद डिराइजन, व्हाई वुड एनीवन वांट टू स्टील द टी बैग्स एंड स्पून्स। तो उसने कहा कि विद डाउट बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, विद स्कॉन भी पॉसिबल है, विद सरप्राइज भी है, विद डिटर्मिनेशन भी है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन आपको होता है ना, व्हाई वुड एनीवन वांट टू स्टील टी, क्यों करेगा भी ऐसा। तो इसके अंदर आपको ये जो टोन है ना उसकी आपको बताएगी कि क्या इसमें डाउट है, क्या स्कॉर्न है, क्या सरप्राइज है, क्या डिटर्मिनेशन है। तो डिराइविंग का मतलब झाड़ झपाड़ करना होता है, गुस्से का इजहार करना होता है, डांटने का भी जिक्र होता है। तो ये फिर अगर डांटने का उसका मीनिंग, पहला मीनिंग आपको आते हैं तो आप कहेंगे यार इसका मीनिंग है ना तीन नहीं बनते यही बनते हैं। इसको ये टेक्निक करते हैं, जारी बात है ये प्रैक्टिस के साथ होगी। तो हमारा इरिटेटेड का आंसर होगा अनॉयड, अनरिमार्केबल का आंसर होगा नॉर्मल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, ये इसके मीनिंग में आ रहा है। और यहाँ पे लुक क्विकली होगा क्योंकि वो उसने अपस्टेयर में जल्दी जल्दी से अंदर नजर डाली। और सरप्चसली का मतलब होता है सीक्रेटली, बिल्कुल दबे पांव, आहिस्ता से, बगैर किसी को पता चले। और डिराइजन का मतलब क्या है, वो स्कॉर्न होता है, झाड़ झाड़ करना, नफरत प्रकट करना, डांट डपट कहते हैं। ठीक हो गई। चल जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करते हैं वो है मीनिंग्स एंड इफेक्ट के। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, रीड पैराग्राफ 3 to 4, या वो एक ही पैराग्राफ दे देगा। उसमें वो कहेगा कि एमा's एंट्री इनटू द पेरेंट्स बेडरूम
और जेम्स बिहेवियर व्हेन दे सैट डाउन टू ईट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज दे आर यूज इन द पैसेज। और वो कहेगा कि इसका इफेक्ट बताएं किसका। अब देखें ये दो क्वेश्चन है, एक है एमाज एंट्री इनटू हर पेरेंट्स बेडरूम। इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि जब एमा जो अपने पेरेंट्स के बेडरूम में दाखिल हुई तो उसका मीनिंग क्या था, इस फ्रेज का मीनिंग क्या था और इसका इफेक्ट क्या पड़ा। फिर दूसरा क्वेश्चन वो यही पूछेगा आगे में जाएगा। अच्छा ये तो था, ये वो क्वेश्चन असल में, और ये है वो लाइन, इसको अपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। द क्लोज डोर ऑफ हर पेरेंट्स बेडरूम क्रीक्ड ओपन ओमिनियसली। इसका मीनिंग बताना है आपने, इस लाइन का मीनिंग बताना है और जहन में कॉन्टेक्स्ट ये रखना है कि एमाज एंट्री इनटू हर पेरेंट्स। तो एमा ने क्या किया, द क्लोज डोर ऑफ हर पेरेंट्स बेडरूम क्रीक्ड ओपन, जो दरवाजा बंद था उसके वालिदैन के कमरे का, उसको क्रीक्ड ओपन। अब ये क्रीक्ड ओपन का क्या मतलब होता है, चिरचिर की आवाज के साथ ओमनियसली खोला उसने। इसका मीनिंग बता दें कि ये क्या मीनिंग है और इस ही का जो है ना वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, मीनिंग और इम्पैक्ट का। यहां से ये हमने लाइन ली हुई है, ये देखें। Upstairs, she stopped briefly and peeked into the bathroom. The closed door of her parents' creaked open ominously. तो एमा की एंट्री जो हुई वो उसके मीनिंग क्या है, तो आप इसका देखेंगे पहला मीनिंग ये होगा कि दरवाजा चूंकि बंद था और वो ओमनियसली खुलता है और क्रीक की आवाज के साथ खुला है। तो मतलब इसका क्या है कि जब भी आपने वो इस तरह से कमरे में दाखिल हो, घर में कोई भी ना हो और आपको लगेगा कि समवन इज इन द, घर में कोई है और उस कमरे के अंदर भी हो सकता है, तो आपकी क्या फीलिंग होगी। तो यही आप लिखेंगे, द डोर ओपन। स्लोली लिख सकते हैं, थ्रेटनिंगली लिख सकते हैं, स्केयरली लिख सकते हैं, एयरली, फ्राइटिंगली, क्रीपीली, स्पूकीली, मिस्टीरियसली, कोई एक वर्ड आपस में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि द डोर ओपन्ड ईयरली, द डोर ओपन स्लोली एंड थ्रेटनिंगली, द डोर ओपन मिस्टीरियसली। ये जनाब जी इसका आंसर होगा। ये मीनिंग हो गया, सेम लिटरल मीनिंग है, जो लिखा हुआ आपने उसको मीनिंग बता दिया। क्लियर हो गया। अच्छा अब इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट ये है कि वो जो उसने दरवाजा खोला एमा ने, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, ये इसका इम्पैक्ट है ऑब्वियसली। तो इट एड्स टेंशन, सस्पेंस, मिस्ट्री, ड्रामा, अ फीलिंग ऑफ फोरबोर्डिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग। ये एक जो है ना वो आपका ऑप्शन हो सकता है। इस ऑप्शन के अंदर आपको ये नजर आ रहे हैं स्लैश, इसका मतलब है आप लिख सकते हैं इट एड्स टेंशन, बस काफी है। इट एड्स टेंशन that something is wrong. It adds suspense that something is wrong. It adds mystery that something is wrong. It adds drama. It adds a feeling of foreboding. It adds that something is wrong. ये सारे आप लिख सकते हैं या आप ये लिखते हैं it makes the reader, रीडर कौन है, एमा, क्या है, अफ्रेड लिख लें, अप्रेंसिव कर लें, फील एज इट समवन माइट बी हाइडिंग इन द रूम। ये सारे इसके इम्पैक्ट है। क्लियर होगी बात जी। ठीक है, अब इफेक्ट का मतलब, सॉरी, क्या होता है इफेक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है कि राइटर आपके दिल में क्या चीज पैदा करना चाह रहा है, वो आपका इफेक्ट होता है। आई होप सो कि आप इसकी चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा इसके बाद से जो अगला वो कहता है कि जेम्स बिहेवियर व्हेन दे सैट, अब बी पार्ट है जेम्स बिहेवियर व्हेन दे सैट डाउन टू ईट। इसका क्या है, और हमारी लाइन ये है कि oblivious to his sister's mood, James rattled on to her about the runs he had scored in the cricket match at school. Oblivious to, अब देखिए हुआ ये था कि अगर आपने ये पैसेज पढ़ा, उसको जरूर पैसेज को पढ़ लीजिएगा एमा वाले को। इसमें हुआ ये कि एमा जब घर में आई तो कोई भी नहीं था और उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, कोई आदमी बंदा आया और वो चीजें खराब करके चला गया। तो वो अपने भाई से आके आती है कि तुम क्या करने आए थे घर में, वो समझती है कि भाई आया उसको लेने के लिए। तो ऑब्लिवियस टू हिज सिस्टर्स मूड, कौन है ऑब्लिवियस, जेम्स। ऑब्लिवियस का मतलब होता है बेखबर। जेम्स जो है अपनी बहन के मूड से बिल्कुल बेखबर था। रेटल्ड ऑन टू हर, उससे चक चक मतलब बातें किया जा रहा है क्या, अबाउट हर रन ही हैड स्कोर्ड इन द क्रिकेट मैच एट स्कूल, स्कूल में जो क्रिकेट का मैच में स्कोर किया तो उसके बारे में बातें बताई जा रहा था। और उसको जेन में नहीं कि यार उसकी बहन किस मूड में बैठी हुई है और वो क्या बात करना चाह रही है, वो अपनी ही बातें किए जा रहा है। और बहन जो है ना वो बदहवासी के आलम में परेशान बैठी है कि ये घर में क्या करने आया और वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब इसके मीनिंग्स लिख देने हैं आपने और इसका फिर इम्पैक्ट लिखना है, इफेक्ट लिखना है कि इसका इफेक्ट क्या है और किसके ऊपर इफेक्ट, जेम्स बिहेवियर, जेम्स, आपने फोकस जेम्स के बिहेवियर को रखना है। तो यहाँ जेम्स का बिहेवियर क्या था, ओके, उसको ही डिड नॉट नो द मूड ऑफ द सिस्टर, ये एग्जाम्पल मीनिंग है। और यहाँ पर इम्पैक्ट क्या है कि उसको परवाही नहीं कि उसकी बहन क्या सोचती है, अपनी बातों में लगा हुआ है, सेल्फ सेंटर्ड है वो, ये उसका इफेक्ट। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये बनता है, हम इसको ये सेंटेंस भी आपको ऊपर पैराग्राफ आ रहा है, इस पैराग्राफ को भी देख लियो, प्रीवियस टू सिस्टर से पहले जब देखेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी।
तो जेम्स आप देखें जेम्स ले लें, he लिख लें, डिड नॉट नोटिस लिख लें, वाज अनअवेयर लिख दें, डिड नॉट रियलाइज कर लें, डिड नॉट पिक अप कर लें, अंडरस्टैंड हाउ हिज सिस्टर लिख लें, एम्मा लिख लें, वाज फीलिंग दैट शी वाज वरिड, ठीक है, एंग्री एटसेट्रा। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। ये भी कह सकते हैं एनी एक्सेप्टेबल इमोशंस फॉर एम्मा बट नॉट मूड ऑफ द क्वेश्चन, ये आपका आंसर लिख सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या था? जेम इज एक्साइटेड अबाउट हिज ओन achievement. James is excited about his cricket, self-centered, selfish और या insensitive to other people था। ये कोई भी impact आप उसका लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं कि ये कितनी चीजें आपकी क्लियर हुई हैं, कौन कौन सी बातें आपकी रहती हैं। बाकी वो जो कंटेंट पॉइंट से समरी बनाना है वो चूंकि तो वीडियो लंबी होगी, मैं अगली वीडियो में आपको ये सिर्फ इसके ऊपर फोकस करूंगा कि आपने कैसे समरी कंटेंट पॉइंट निकालने हैं और कंटेंट पॉइंट निकालने के बाद उनको आपने समराइज कैसे कर देना है। ठीक है जी। अपना बेटा जी बहुत सा ख्याल रखिएगा और डोंट फॉरगेट टू गिव मी फीडबैक, हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियोस, आर दे हेल्पफुल और नॉट। ठीक है जी। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे और आपको जिंदगी में खुशहाली और आपको प्रॉस्पेरिटी और वगैरह वगैरह जो आप चाहते हैं, जो जायज चीजें जो आपके लिए बेहतर हैं वो अल्लाह ताला आपको पूरी करे।